हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का एक बार पुनः वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, आज की क्लास में हम बात करेंगे विज्ञान और सामान्य ज्ञान के बारे में। यानी मैं आपको सीधे सीधे तौर से बताऊँ तो 40 क्वेश्चन रहेंगे और आपको चैलेंज देता हूँ कि आप इनमें से 20 प्रश्न सही करके आप कमेंट कर लेना, सर मेरे 20 सही हो गए। तो मैं मान लूँगा कि हाँ, आपकी तैयारी बेहतरीन है ना, क्योंकि आपका सेट का एग्ज़ाम अभी दूर है। और अगर आप वनरक्षक और भी अन्य तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जो टाइम टेबल है, वैसे सुबह 7:30 बजे की क्लास का टाइम है, ठीक है, लेकिन आज हम लोग 9 बजे पढ़ेंगे और शाम को 6 बजे जो क्लास होती है इसमें हम लोग सुपर फास्ट अब 50 प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं और हमें कन्फ्यूजन भी करते हैं। वैसे प्रश्न मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा राजस्थान जी के, जो कि रात्रि को 9 बजे तो होती ही है। ओके सर, जो है वो आपने बता दिया। हाँ जी, देखो गूगल पर भी आप लोग हमारी PDF वगैरह है, नोट्स वगैरह है, फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ये कहाँ से मिलेंगे आपको? ये राजस्थान क्लासेज आप गूगल में जाकर लिखोगे ना तो मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम को जैसे ये नाम लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए अपना नाम और जिला लिख कर मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर देंगे इस नंबर पर। ओके दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब भी बनेगा साथ साथ में। और बता दूं कि अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी हो तो भी लिखने की कोशिश करिएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के दौरान दिया था? नहीं सर। असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था? जी सर, बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बात करें ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को होती है। दोस्तों ये आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। यस सर, आपने ऑप्शन बी को चुना है और इसी टाइम मेरे ख्याल से इसी के दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? यानी कि मैं अपनी भाषा में कहूँ तो उद्योग नगरी कह लो, ठीक है, और या फिर अपनी भाषा में कहें तो मैनचेस्टर कह सकते हैं आप, टेक्सटाइल सिटी भी कह सकते हैं। तो टेक्सटाइल सिटी कौन सा है हमारा? टेक्सटाइल सिटी कहो, उद्योगों की नगरी कहो, मैनचेस्टर कह लो, ठीक है। तो ये आपका अहमदाबाद है दोस्तों। आपने ऑप्शन बी को चुना है, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पर पड़ता है? आप कहेंगे सर गुजरात में पड़ता है। अगर मैं आपको कह लूँ कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे? सर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा भीलवाड़ा, है ना। यस राइट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? देखिए दोस्तों, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है ना वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यानी आपने ऑप्शन डी को चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के को किसके अंतर्गत जो है, किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर देखो, मूल अधिकार नहीं होगा, संविधान की प्रस्तावना भी नहीं होगा, नीति निर्देशक तत्व भी नहीं होगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो राइट आंसर इसके दौरान होगा। आपने ऑप्शन डी को चुना है तो बिल्कुल सही है आपका। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यूं ही तो आपसे पूछा जा रहा है और राइट आंसर हो जाएगा सर पूना। और पूना कहाँ पर है ये आप लोग हमें लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि पूना जो है ये कहाँ पर है। बोले सर पुणे महाराष्ट्र में है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? देखिए संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर अनुच्छेद 43A या फिर क, ठीक है। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सर किया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ावा देते हैं या फिर बढ़ाते हैं? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। इनमें से वो तीनों ऑप्शन में से कौन कौन से जो है, केवल एक है या 2 व 3 है, 1 2 व 3 है या 1 3 है, जो मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? दोस्तों ये आपसे सवाल किया जा रहा है।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का 1 और 3 हो जाएगा, 1 व 3 हो जाएगा दोस्तों, 1 3। कैसे? वनस्पति की जब मृत्यु होती है या फिर पादप जो है सड़ते हैं, है ना, सूख जाते हैं, तो वो है जो मिट्टी में मिलकर है जो नाइट्रोजन को पैदा करते हैं, और जंतुओं द्वारा जो यूरिया का उत्सर्जन होता है उससे भी। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर होगा भैया, है ना। ओके सर, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक कारखाना चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित नहीं है। सवाल शानदार पूछे जाएंगे, मैंने आपको बताया 40 में से आप अगर 20 सही कर लेते हैं या एक्रॉस सही कर लेते हैं तो मैं मानूंगा आपकी तैयारी अच्छी है, रियल बता रहा हूँ। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सर बोकारो जो है ना, बोकारो स्टील प्लांट ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना हुआ है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, आपने ऑप्शन ए को चुना है, हालांकि हाँ सही है। और सलेम इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये आपके कहाँ पर, तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखना, ठीक है। और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में, और विजयनगर आपका कर्नाटक में है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। करेवा नामक भू आकृति पाई जाती है उत्तर पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। दोस्तों देखो, मेरे बताने के बाद में अगर आप लोग बता रहे हैं आंसर तो वो आपके काउंटर नहीं होंगे, आपको पहले से ही देख लेना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, यस नो। बिल्कुल सर, हाँ, तो यूँ आपको याद रखना है और सॉरी आंसर देखना है, और फिर है जो आपको देखना है कि मेरे 40 में से कितने सवाल सही होते हैं, 20 प्लस करना है, देख लो आप। तिलैया परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं। तो झारखंड जो है ये तिलैया परियोजना से लाभान्वित है। मैं आपसे बात करूं ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो बराबर, अरे बराबर नहीं है, बराकर नदी है, ठीक है, याद रखना, बराकर नदी है, यानी कि ऑप्शन बी को चुनेंगे। ओके सर, बी को चुना है क्या, हाँ जी। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की जब बात आ ही जाती है तो ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कौन अपने हाथों में लेगा या फिर किसे सौंपा जा सकता है। भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर सर्वोच्च न्यायालय है ऑप्शन में तो फिर काहे का शर्माना, ऑप्शन सी को लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खट्टे नींबू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान लगता है। और दोस्तों मैं आपसे एक और सवाल करूं कि विज्ञान की दृष्टि से, हाँ जरूरी बनता है, विज्ञान की दृष्टि से अगर सवाल करा जाता है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें खट्टे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ सर, याद रखेंगे हम लोग। तो याद रखना ये खट्टे नींबू के उत्पादन में भारत पहला स्थान रखता है पूरे विश्व में। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। देखिए दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हाँ सर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो बनिहाल दर्रा यहीं से तो है दोस्तों, बनिहाल दर्रा यहीं पर है, याद रखना पीर पंजाल श्रेणी में। ओके सर, और श्रीनगर से उत्तर में है मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है, यानी कि कौन से जो है गवर्नर या गवर्नर जनरल से ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। लेकिन आप सभी का एक सवाल और रहेगा, सर इसने तो समाप्त किया लेकिन शुरू किसने किया, तो शुरू करा था इसने, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को इसने शुरू करा था 18वीं सदी में, तो लॉर्ड क्लाइव ने करा था दोस्तों, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो लिपू लेख दर्रा कहाँ पर स्थित है। बताइए दोस्तों, लिपू लेख दर्रा जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। मैं आपसे बात करूँ माना दर्रा, ठीक है, मैं आपसे बात करूं तो नीति दर्रा, और मैं आपसे बात करूं तो बाल अच्छा दर्रा, तो ये सारे दर्रे कहाँ पर है। आप कहेंगे सर ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, लिपू लेख दर्रा, माना, नीति, बालछा, ठीक है। ओके, और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत की महान जल विभाजक रेखा हेयर पिन मोड़ जो है कहाँ बनती है। देखिए दोस्तों, भारत की महान जल विभाजक रेखा हेयर पिन मोड़ जो है कहाँ पर बनती है, सतलज यमुना मैदान के मध्य नहीं, अरावली के समांतर में नहीं, नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियों में, यस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आप सभी का, ठीक है। देखो नर्मदा
जो ताप्ती नदी घाटियों में ये पूर्व पश्चिम हेयरपिन मोड़ जो बनाकर पश्चिमी घाट के समानांतर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग सी को लॉक करेंगे और अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। पूछा जा रहा है निम्न में से असुमेलित कौन सा है? फसलें प्रथम स्थान। देखिए दोस्तों, निम्न में से असुमेलित फसलें और प्रथम स्थान देखो, मक्का में प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र का है, कपास में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, मूंगफली में पहला स्थान गुजरात का है, गुजरात का जो राजकोट है। ठीक है, और लाल चने की बात करें उड़ीसा का नहीं है। लाल चना और अरहर जो है ना ये महाराष्ट्र में प्रचलित है, महाराष्ट्र में ही सर्वाधिक होता है। तो हम लोग यूं कहें तो ऑप्शन डी जो था असुमेलित था। और अगला प्रश्न, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए दोस्तों, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उमियम झील है, मदुरै के समीप तमिलनाडु है, या नंदी दुर्ग श्रेणी की चेना केसावा की पहाड़ी है, या फिर कर्नाटक के कुर्ग जिले स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी। देखो, पेन्नार नदी का आपको पूछा जा रहा है उद्गम स्थान, तो सीधी सी बात है नंदी दुर्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो नंदी दुर्ग है ना ये कहाँ पर पड़ता है? ये श्रेणी जो है ये आपके कर्नाटक में पड़ती है, याद रखना। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन था। और एक चित्रावती नामक नदी है दोस्तों, वो इसी की सहायक नदी है। किसकी है सर? अरे भैया, पेन्नार की सहायक नदी है चित्रावती। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से असुमेलित कौन सा है? बताओ, देखो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर देना है। हाँ, सबसे आसान सा सवाल है ये आपका, यस नो है तो सर सही। चलो, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1955 में की गई थी। ठीक है, और स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना भी 1937 में की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुरा है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला है ये 1955 में ही बल्कि 1959 में की गई दोस्तों, ओडिशा में है जो है ना। तो आपने ऑप्शन बी को चुना है, तो ये जो है असुमेलित था, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निम्न में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? दोस्तों, निम्न में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो परियोजना कौन सी है? जिस प्रकार से हम लोग हमारे बीसलपुर परियोजना को मानते हैं उसी प्रकार से राजस्थान बीसलपुर परियोजना को मानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है रिहंद परियोजना को माना जाता है। यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी को चुना है। हाँ सर, डी को चुना है। और 1952 से लेकर 1966 तक इसका निर्माण कार्य चला था। ठीक है, तो ये परियोजना 1952 में शुरू हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति या फिर महत्व के बारे में बताता है हमें? हालांकि आपको ये पता होगा कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है किसका उल्लेख करता है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है, नीति निर्देशक तत्वों का ही उल्लेख करता है। जबकि प्रकृति और महत्व का उल्लेख कौन करता है? तो अनुच्छेद 37 करता है। आपने ऑप्शन बी को चुना है, तो बिल्कुल हृदय जो है गदगद हो गया आपकी जो है सही आंसर को देखते हुए। चलो साहब, अगला क्वेश्चन, फेराडे के विद्युत से संबंधित नियम का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरणा का नियम। यहाँ पर तो आपका सही ही होना चाहिए, आप लोग सभी जो है आंसर सही दे रहे हैं इसका तो। और अगला क्वेश्चन है लोहे के बर्तन में बियर पीने से होने वाले रोग का नाम क्या है? हालांकि ये किसी का एक्सपीरियंस नहीं बोलता, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बोल रहा है कि भाई ये मतलब हमने एक क्वेश्चन रखा है, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछा जाए। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सिड्रोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कौन से उद्योग में नहीं है? देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है कौन से उद्योग में नहीं है? वस्त्र उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, साबुन उद्योग में भी किया जाता है, और पेंट उद्योग में भी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उद्योग। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ओके सर, ऑप्शन बी को ही लॉक कर रहे हैं हम तो। सोडियम कार्बोनेट होता है, ये एक धोने का सोडा कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग लिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है हीरे में मुख्य गुण कौन सा है? हीरे के अंदर जो मुख्य गुण होता है वो कौन सा होता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो अपरूपता का होता है ना। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, वैसे इसके अंतर्गत हम बात करें ना, हीरे में मुख्य जो गुण होता है अपरूप। ठीक है, कार्बन के अपरूप वाले जो भी है जो
प्रमुख हम कह सकते हैं कि भाई खनिज जो है कौन कौन से, जैसे हीरा तो आपने लिखा ही है, ठीक है, ग्रेफाइट भी है, काजल भी है, कोयला भी है। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। और हीरा जो है ना, हीरा अपरूप हीरा जो सबसे कठोर होता है, अत्यंत कठोर होता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का पता नहीं लगता। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का पता नहीं लगता। रंगों में परिवर्तन, आस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन या फिर भार में परिवर्तन। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। इसमें रासायनिक परिवर्तन का पता नहीं लगता। रासायनिक परिवर्तन में हमें रंग अवस्था, ताप, आकार है ना, और गंध अवस्था, इस प्रकार के सब कुछ जो है अवस्था है। यहाँ पे ये आस्था में परिवर्तन नहीं है, अवस्था है, सॉरी, ठीक है, यस। तो अवस्था हो गई, जैसे रंग हो गया, आकार हो गया, रूप हो गया, ताप हो गया, गंध हो गई, ठीक है। तो ये है जो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बताओ, सारे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? देखो, कमेंट, अगर आप क्लास में जुड़े हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, क्योंकि छुपा रुस्तम या छुपी रुस्तम बनकर देखना ठीक नहीं लगता। कमेंट किया करो आप लोग भी कि क्या आपके कितने सही होते हैं, कितने नहीं होते हैं। यूँ थोड़ा बहुत अंगूठा चलाना चाहिए स्क्रीन पर, उससे अंगूठे की कसरत होती है। वैसे शरीर की कसरत तो हम लोग करते नहीं, लेकिन अंगूठे की तो करवाएं, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी कमेंट करा करें, और कमेंट भी इतना आराम से करें कि स्क्रीन को भी कोई नुकसान ना हो। चलो, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, रतन जोत। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो होता है ना, वो 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, 10 और 14 के मध्य होता है, या 14 से कम होता है। हम लोग तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 7 से भी कम होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जो दिया सलाइयाँ होती है ना, दिया सलाइयाँ के निर्माण की बात करें तो भारत में ये 1895 से ये उद्योग जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण शुरू हो चुका था। पहला कारखाना इसका गुजरात के अहमदाबाद में लगा था। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में लगा था, याद रखना, ठीक है। तो ये लाल फास्फोरस का इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को भी देखेंगे कि यदि निम्न को जल में घोला जाए तो सर्वप्रथम घुलनशील होगा। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, थोड़ा समय ज़्यादा तो नहीं जा रहा, मेरे ख्याल से नहीं जा रहा वैसे तो, ठीक है। विज्ञान में शाही जल के नाम से जाना जाता है, बताइए, विज्ञान में शाही जल के नाम से जाना जाता है। शुद्ध जल, अम्लराज, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान में शाही जल के नाम से जो जाना जाता है वो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लराज। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करने में से एल्केन से संबंधित यौगिक नहीं है। निम्न में से एल्केन से संबंधित यौगिक नहीं है। मीथेन है, प्रोपेन है, एथेन है, लेकिन प्रोपीन नहीं है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का एक सदस्य है, ठीक है। ओके सर, इसके अंतर्गत जैसे मीथेन है, प्रोपेन है, एथेन है और ब्यूटेन भी है, तो प्रोपीन नहीं है। ब्यूटेन को इसकी जगह आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो प्रोपीन है ना, ये उसमें आ जाता है आपके एथीन वगैरह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत तार की लंबाई दो गुणी करने पर उसकी विद्युत प्रतिरोधकता होगी। देखो, किसी विद्युत तार की लंबाई 2 गुणी करने पर उसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है कितनी होगी? तो आधी हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन सी, ठीक है, आधी होगी। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन संभव नहीं है। ये सवाल गलत टाइप हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे अभी के लिए। वैसे आपके लिए 42 सवाल है, बट हम लोग 40 तो मिनिमम पढ़ ही लेंगे अच्छे से। तो 40 में से आपको 20 ही सही करने हैं,
अगला क्वेश्चन है लघु पतन से बचने के लिए उपयोग में ली जाती है। देखिए दोस्तों, लघु पतन से बचने के लिए उपयोग में ली जाती है फ्यूज तार को, या फिर मोटे तार को, या विद्युत मीटर को, या चांद के तार को। आपने ऑप्शन ए को चुना है तो बिल्कुल सही है, फ्यूज तार हो जाएगा आपका राइट आंसर। फ्यूज तार एक मिश्र धातु का बना तार होता है। इसका गलनांक जो होता है ना वो कम होता है, और प्रतिरोध जो क्षमता होती है इसमें उच्च होती है, ये याद रख लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किसके? हाइड्रोजन बंध के, या नाइट्रोजन बंध के, या सहसंयोजक बंध के, या फिर वैद्युत बल के। आपने ऑप्शन ए को चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन ए आया जो उसका सही था आपका। अगला क्वेश्चन, लाइकेन एक है। देखिए दोस्तों, लाइकेन एक है, कवक का उदाहरण है, प्रदूषण सूचक है, शैवाल का उदाहरण या रोग निवारक है। लाइकेन कवक का उदाहरण नहीं है, शैवाल का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। पूर्णतया ये भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है, यानी आपने ऑप्शन सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। RH कारक की खोज किस जानवर में की गई? देखिए दोस्तों, RH कारक की खोज जो है सर्वप्रथम किस जानवर में की गई? कुत्ते में? नहीं सर। तो गाय में, बंदर में, भेड़ में? बताओ। ये बात है 1940 की, याद रखना। ठीक है, विनर नामक, विनर और स्टीनर, विनर स्टीनर याद रखना। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मक्काक नामक रिसस बंदर, मकाक रिसर्च कह सकते हैं आप, मकाक रिसस, ठीक है, नामक बंदर में ये खोज की गई, याद रखना दोस्तों, मकाक रिसस। ठीक है, अपने यहाँ पे रिसस बंदरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है अभ्यारण्य? सरिस्का है। तो आपने ऑप्शन सी को चुना है तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है इंसुलिन। देखिए दोस्तों, इंसुलिन बढ़ने पर रुधिर शर्करा कम हो जाती है, बताइए। इंसुलिन बढ़ने पर रुधिर शर्करा कम हो जाती है, या फिर रुधिर शर्करा बढ़ जाती है, या फिर रुधिर दाब बढ़ जाती है, या रुधिर दाब कम हो जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, रुधिर शर्करा कम हो जाती है। और जब रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में विटामिन ए मिलता है? मानव शरीर के किस भाग में विटामिन ए मिलता है? तो जल्दी से आंसर बताओ, फिर आपको समय भी दिया जा रहा है। सर वृक हो जाएगा, चलो वृक को लॉक कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे का नाम आपको बताना है। ये आपका आज का आखिरी सवाल है, 22 मिनट हुए हैं। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे का नाम जो है ये है आपका जीरोफाइट, या हेलोफाइट, या मीजोफाइट, या हाइड्रोफाइट। आप कहेंगे सर हेलोफाइट होगा राइट आंसर। क्षारीय मिट्टी में उगने वाला पौधा है हेलोफाइट, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और ये जो है ना मुख्य रूप से दलदली हो गई या फिर झील के किनारे वाले वातावरण में ये उगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आपने चुना है। तो आज के जो 41 नहीं, आप कहेंगे कि 40 जो क्वेश्चन रहे आपके लिए, तो 40 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे बाहर। अभी मैं आपका कमेंट बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि प्रीमियर लाइव क्लास है आपकी। ठीक है, और ये बाकी जो क्लासेस का टाइम टेबल है दोस्तों, और आप लोग हमें राजस्थान क्लासेस की व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर, नाम व ज़िला लिखकर ही मैसेज करें। अन्यथा हमें बहुत सारे आपसे सवाल करने पड़ते हैं कि नाम बताओ फिर ज़िला बताओ, ऐसा मौका ना दें, आप लोग सीधा ही नाम और ज़िला बताएं। ठीक है, और गूगल पर आप लोग हमें सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेस के नाम से। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, जहाँ पर आप अगर आप बुक भी नहीं लाए हैं तो भी मैं कह सकता हूँ, यकीन दिला सकता हूँ कि ये फ्री के जो नोट्स हैं ना आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं अगर आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करते हैं तो। अन्यथा अपलोड करने से और डाउनलोड करने से कभी फ़ायदा नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वापस शाम के समय। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये कमेंट ज़रूर करना आपके कितने सही हुए हैं, है ना। यस।